कॉलेज जाने वाली दोस्त अवनी से मिली थी। अवनी एक चित्रकार थी, उसके हाथों में रंगों से खेलने का हुनर था। दोनों का विवाहित जीवन बहुत खुशहाल था। वह एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, जिसकी दीवारों को अवनी ने अपने हाथों से सजाया था। आर्यन का सपना था कि वह कुछ सालों में अपना घर खरीदे और अवनी को एक बेहतर जीवन दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बारिश की शाम अवनी घर लौट रही थी, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। कई दिनों तक अस्पताल में लड़ने के बाद अवनी ने आखिरी सांस ली और आर्यन की दुनिया उजड़ गई। अवनी के जाने के बाद आर्यन एक जिंदा लाश बनकर रह गया। वह न तो ठीक से खाता न सोता, उसकी नौकरी चली गई। वह दिन रात अवनी की तस्वीरों को देखकर रोता रहता। माँ और बहन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर आर्यन किसी की नहीं सुनता था। इसी बीच उसे खबर मिली कि उसकी विधवा बुआ जया, जो अकेली रहती थी, उनको हार्ट अटैक आया और वह अस्पताल में है। आर्यन की माँ ने उसे बुआ की देखभाल के लिए भेजा, शायद इस उम्मीद में ही दूसरों की जिम्मेदारी उसे अपने दुख से बाहर निकालने में मदद करेगी। बुआ जया का घर मुंबई के एक पुराने इलाके में था। वह अपनी पति की मृत्यु के बाद से अकेली रह रही थी। उनका बेटा अमेरिका में था और शायद ही कभी संपर्क करता। बुआ का जीवन एक सूनी सी दिनचर्या में बीत रहा था। जब आर्यन बुआ के घर पहुंचा तो वह उन्हें अस्पताल से घर ले आया। डॉक्टर ने कड़े आराम और दवाइयाँ का पालन करने की सलाह दी। पिछले कुछ दिनों तो सब कुछ सामान्य रहा। आर्यन बुआ की दवाइयाँ और खाने पीने का ध्यान रखता, लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने महसूस किया कि बुआ सिर्फ शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं थी, बल्कि वह अंदर से टूटी हुई थी। अकेलेपन और अपेक्षा ने उन्हें गहराई से घायल किया हुआ था। रात के समय जब आर्यन उनके कमरे में सोता तो कभी कभी उन्हें सिसकते हुए सुनता। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बुआ आप रो क्यों रही हैं? बुआ ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापा है, याद सताती है। आर्यन समझ गया, वह खुद भी तो इस अकेलेपन और यादों के अंधेरे में जी रहा था। एक शाम बुआ ने आर्यन से कहा, बेटा अलमारी में से वह पुराना एल्बम निकालना, तुझे तेरे फूफा की फोटो दिखाती हूँ। आर्यन ने एल्बम निकाला। फोटो देखते हुए बुआ की आंखें भर आई। यह देख, यह फोटो हमारी शादी के 1 साल बाद की है। तेरे फूफा बहुत अच्छे इंसान थे। अगर आज वह होते तो शायद मैं इतनी बीमार न होती। आर्यन ने पूछा, बुआ आपका बेटा, वह कहती वह कभी आता है? बुआ ने दुख भरी मुस्कान के साथ सर हिलाया। वह तो अपनी दुनिया में मस्त है, साल में एक बार फोन कर देता है, बस पैसे भेज देता है। मगर पैसे से क्या होता है? दिल तो चाहता है कि कोई बैठकर बात तो करे। यह बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे लगा जैसे बुआ उसके अपने दिल की बात कह रही हो। उसे भी तो किसी के साथ बैठकर अपने दिल का दर्द बांटने की तमन्ना थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वे दोनों ही जीवन की निराशाओं और टूटे सपनों का बोझ ढो रहे थे। एक दिन बुआ ने आर्यन से कहा, तू भी बहुत दुखी रहता है ना, अवनी की याद सताती है। आर्यन हैरान रह गया। उसने तो बुआ को कभी अवनी के बारे में नहीं बताया था। बुआ मुस्कुराई, तेरी माँ ने बताया था, मैं भी तेरे दुख को समझ सकती हूँ। जब तेरे फूफा गए थे तो मैं भी 3 साल तक सही से जी नहीं पाई थी। उस रात आर्यन ने पहली बार अवनी के बारे में खुलकर बात की। उसने बताया कि कैसे अवनी की मौत ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही बुझा दी। बुआ ने धैर्य से सुना और फिर कहा, बेटा मौत तो जीवन का एक हिस्सा है, पर जिंदा लोगों को मारकर भी नहीं मरना चाहिए। यह बात आर्यन के दिल में उतर गई। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने बुआ के घर को सजाने संवारने का काम शुरू किया। उसने अवनी से सीखे हुए पेंटिंग के हुनर से दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन बनाए। बुआ हैरान रह गई, तुझे पेंटिंग भी आती है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अवनी सिखा गई थी। बुआ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, पर डॉक्टर ने अभी भी भारी काम करने की सलाह दी थी। एक दिन बुआ ने आर्यन से कहा, बेटा एक काम करना,
अलमारी के ऊपर मेरी पुरानी सिलाई मशीन पड़ी है, उसे नीचे उतारना है, कुछ कपड़े सिलने हैं। आर्यन ने कुर्सी पर चढ़कर मशीन उतारनी चाहिए पर वह बहुत भारी थी। संतुलन बिगड़ा और आर्यन नीचे गिर पड़ा। बुआ ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की पर दोनों ही जमीन पर आ गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, पर उस हंसी के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। आर्यन ने महसूस किया कि बुआ का शरीर उससे सटा हुआ है और वह अचानक शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी से उठकर बुआ को भी उठाया। माफ करना बुआ, मैं संभाल नहीं पाया, आर्यन ने कहा। बुआ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, पर तू ठीक तो है ना? उस घटना के बाद से आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वह बुआ के प्रति अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ तो वह उन्हें माँ की तरह मानता था, पर दूसरी तरफ उनकी नजदीकी और एकांत में बताए गए पल उसके मन में कुछ और ही भावनाएं जगा रहे थे। एक रात आर्यन सो नहीं पा रहा था। उसकी नजर बुआ के पलंग पर पड़ी जहां वह सो रही थी। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि बुआ अभी भी बहुत खूबसूरत है। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां भी थी, पर एक अलग ही किस्म की खूबसूरती थी। आर्यन ने खुद को डांटा, यह क्या सोच रहा हूँ मैं, यह तो गलत है। पर उसका दिल और दिमाग उसके काबू में नहीं था। वह दिन भर बुआ के बारे में ही सोचता रहा। उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, सब कुछ उसे अजीब सी शांति देता। आखिरकार वह रात आ ही गई जब आर्यन से रहा नहीं गया। रात करीब 1:30 बजे वह उठा और बुआ के पलंग के पास जाकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बुआ के कान में धीरे से कहा, बुआ सो रही हो? बुआ ने आंखें खोली। वह भी सो नहीं पा रही थी। क्या हुआ बेटा? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ बुआ। बुआ ने उसे गहरी नजरों से देखा, मानो वह उसकी आत्मा तक पढ़ रही हो। बोल बेटा, आर्यन ने कहा। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके बिना रह नहीं सकता। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन को लगा कि बुआ गुस्सा हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुआ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आर्यन का हाथ थाम लिया और बोली, मैं भी बेटा, मैं भी इस अकेलेपन से तंग आ चुकी हूँ। यह वही पल था जब दो टूटे हुए दिल एक हो गए। दोनों ने समाज, रिश्तों और सही गलत की सारी दीवारें तोड़ डाली। उस रात वह दोनों शरीर नहीं बल्कि दो आत्माएं थी जो एक दूसरे के दर्द को समझ रही थी। सुबह जब बुआ उठी तो वह सही से चल नहीं पा रही थी। शारीरिक कमजोरी तो थी ही, पर उस रात के भावनात्मक तूफान ने भी उन्हें कमजोर कर दिया था। जब आर्यन ने उन्हें नाश्ता लाकर दिया तो दोनों की नजरें मिली और एक अजीब सी शर्मिंदगी और अपने रिश्ते का मिश्रित भाव दोनों के चेहरे पर था। आर्यन, बुआ ने धीरे से कहा, कल रात जो हुआ। आर्यन ने उनकी बात काटते हुए कहा, वह सही हुआ बुआ, हम दोनों के इसकी जरूरत थी। उस दिन के बाद आर्यन और बुआ के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। वह अब सिर्फ बुआ और भतीजा नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे के सहारे थे। आर्यन ने बुआ के घर को और भी खूबसूरत बनाना शुरू किया। उसने बालकनी में पौधे लगाए, कमरों को रंग बिरंगी पेंटिंग से सजाया। बुआ ने भी नया जीवन पाया। वह फिर से हंसने बोलने लगी। उनके चेहरे पर चमक लौट आई। वह आर्यन के लिए उसकी पसंद के व्यंजन बनाती और दोनों साथ बैठकर खाते। एक शाम बुआ ने आर्यन से कहा, तूने मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी ला दी है। मैं तो मरने के लिए तैयार बैठी थी। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। अपने भी तो मुझे जीना सिखाया है। मैं अपनी को भूल नहीं सकता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी आगे बढ़ती है। 3 महीने इसी तरह बीत गए। आर्यन ने एक नई नौकरी ढूंढ ली थी और बुआ की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी, पर दोनों जानते थे कि यह सब छुपा कर रखना होगा क्योंकि दुनिया इसे कभी नहीं समझेगी। एक दिन अचानक बुआ के बेटे का फोन आया कि वह अगले हफ्ते भारत आ रहा है।
यह खबर सुनकर दोनों चिंतित हो गए। बुआ ने कहा, वह यहाँ सिर्फ 2 दिन रुकेगा, फिर चला जाएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उसे कुछ से शक न हो। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बुआ का बेटा राहुल 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गया। बिना बताए जब वह घर में घुसा तो उसने वह दृश्य देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आर्यन और बुआ एक दूसरे के गले लगे हुए थे। एक पल के लिए तो राहुल को विश्वास नहीं हुआ। फिर गुस्से में उसने चीखना शुरू किया, यह क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्यन और बुआ हड़बड़ाकर अलग हुए। बुआ ने डरी हुई आवाज में कहा, बेटा तू आ गया? राहुल का चेहरा गुस्से से में तमतमा रहा था। हाँ आ गया, और देख लिया कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। यह शर्मनाक है। आर्यन ने समझाने की कोशिश की, भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। चुप। राहुल चीखा, तू मेरी माँ के साथ यह सब कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? उसने आर्यन को धक्का दिया और मारने के लिए आगे बढ़ा। बुआ ने बीच में आकर रोक दिया, रुक जा, तू कुछ भी नहीं करने से पहले सुन ले। राहुल ने गुस्से में घर का दरवाजा पटक दिया और चला गया। उस रात आर्यन और बुआ चुपचाप बैठे रहे। दोनों जानते थे कि अब राहुल इस बात को पूरे परिवार में फैला देगा। अगले दिन आर्यन की माँ का फोन आया। वह बहुत नाराज थी। आर्यन, यह क्या सुन रही हूँ? तू अपनी बुआ के साथ यह कैसा पाप कर रहा है? आर्यन ने समझाने की कोशिश की, माँ यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नहीं, माँ ने कड़क कर कहा, तू तुरंत वहाँ से वापस आ जा। लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फोन काटने के बाद आर्यन ने बुआ की तरफ देखा। बुआ की आंखों में आंसू थे। शायद तुझे चले जाना चाहिए बेटा, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं बुआ, मैं नहीं जाऊंगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम दोनों ने एक दूसरे को जीना सिखाया है। मैं इस रिश्ते को छुपा कर नहीं रखूंगा। अगले कुछ दिनों में परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से दबाव बढ़ता गया। सब आर्यन और बुआ की निंदा कर रहे थे। कोई उनकी भावनाओं को समझना नहीं चाहता था। आखिरकार आर्यन ने एक फैसला लिया। उसने बुआ से कहा, बुआ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं। अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों कहीं और चले जाएंगे, नई जगह नई जिंदगी शुरू करेंगे। बुआ ने पल भर सोचा कि मुस्कुराई, हाँ बेटा चलो। हम इस उम्र में मैंने डरना छोड़ दिया है। 1 हफ्ते बाद आर्यन और बुआ मुंबई छोड़कर पुणे चले गए। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा घर लिया और नई जिंदगी शुरू की। आर्यन ने एक आर्ट गैलरी खोली और बुआ ने सिलाई का काम शुरू किया। लोग अब भी उनके रिश्ते को गलत नज़र से देखते थे, पर अब दोनों को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। 2 टूटे हुए दिल ने एक दूसरे को सहारा दिया था और एक नए जीवन का शाम पुणे की अपनी बालकनी में बैठे बुआ ने आर्यन से कहा, क्या तुझे कभी अफसोस है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं। हमने वह किया जो हमारे दिल ने कहा और कभी कभी दिल की सुनना ही सही होता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बुआ ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों चुपचाप सूरज को अस्त होते हुए देखने लगे। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस बार बदलाव खुशहाली लेकर आया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल